नमस्ते दोस्तों, रानी किचन ज़ोन में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं फिर से लेकर के आ गई हूँ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स एंड लाइफ हैक्स जो ना सिर्फ आपका काम आसान करेगा बल्कि ये आपका टाइम और पैसा दोनों की बचत करने वाला है। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आती है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। टमाटर हर सब्जी की जान होती है और अगर आप इसके छिलके को उतारना चाहते हैं तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा आपको एक मेथड बताऊंगी जिसमें ना तो इसको भूनना पड़ेगा और ना ही उबालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने एक चाकू लिया है। चाकू का जो मोटा वाला पार्ट होता है, जिधर धार नहीं होती है, उधर से आप इस तरीके से टमाटर के ऊपर रब करिए। थोड़ा सा प्रेशर लगा करके रब करिएगा। इससे क्या होगा कि जो भी टमाटर का गूदा है ना वो छिलके को छोड़ देगा। और इसके बाद आपको इसके टॉप पे क्रॉस का निशान लगाना है या फिर आप 3-4 भी निशान यहाँ पे लगा सकते हैं बिल्कुल नीचे तक, जिससे इसको छीलने में आसानी होती है। अब मैं बताती हूँ कि इसके छिलके को उतारना ज़रूरी क्यों है। देखिए, कोई भी सब्जी की ग्रेवी बना रहे हैं ना आप, तो इसके छिलके को उतारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी ग्रेवी स्मूथ बनती है। नहीं तो आपने देखा होगा कि इसका छिलका ना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, पकने के बाद भी ये ग्रेवी के ऊपर तैरता रहता है। दूसरा, अगर आप सूप बना रहे हैं या फिर सॉस बना रहे हैं तो उसमें भी इसके छिलके को निकालना ज़रूरी है। नहीं तो जो स्मूदी होती है या फिर जो सॉस होता है वो बिल्कुल स्मूथ नहीं बनता। इसके साथ ही ये इसका जो स्किन होता है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब हार्ड फाइबर होता है, जो कि डाइजेशन में भी दिक्कत करता है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं या फिर सीनियर सिटीजन हैं तो उनके डाइजेशन में ये प्रॉब्लम दे सकता है। इसलिए जब भी आप खाना बनाइए तो मेक श्योर करिए कि आप टमाटर के छिलके को ज़रूर उतारिए और उतारने के बाद ही इसको कुक करिए। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। जब हम किचन में काम करते हैं तो चाकू की ज़रूरत सबको पड़ती है। अब कई बार चाकू का लगातार यूज़ किया जाता है तो इसकी जो धार होती है वो कम हो जाती है या फिर इसकी शार्पनेस चली जाती है। तो इसको घर पे ही आप किस तरीके से इसकी धार को वापस ला सकते हैं वो आप देख लीजिए। तो यहाँ पे मैंने एक पत्थर का बट्टा ले लिया है और बट्टे पे देखिए इस तरीके से टूथपेस्ट डालना है। टूथपेस्ट डालने के बाद जो आयरन या फिर स्टील की चाकू है उसको अच्छी तरीके से दोनों तरफ पलट पलट करके और इसको रगड़ना है। आप देखेंगे कि जैसे ही ये टूथपेस्ट इसके ऊपर लगेगा ना, इसमें एक खिंचाव सा महसूस होगा आपको। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टूथपेस्ट के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट, हाइड्रेटेड सिलिका होता है, जो दोनों मिल करके ना एक माइक्रो सैंड की तरह काम करता है। मतलब आप जब इस पे घिसेंगे ना तो आपको रेत की तरह फील होगा। और इसी की वजह से जो आपकी चाकू है अच्छी तरीके से धार पकड़ लेती है। इसके साथ ही जो भी इसके ऊपर जंक लगा है या फिर गंदगी है ना, ये एकदम साफ होकर के आपकी चाकू धार के साथ साथ चमक जाती है। अब देख लेते हैं अगली टिप। देखिए, टूथपेस्ट अगर आपकी ख़त्म हो गई है, बिल्कुल आप इसको फेंकने वाले हैं, तो फेंकने से पहले ये टिप ज़रूर एक बार देखिएगा करके। सबसे नीचे वाला जो पार्ट होता है ना उसको आप काट के निकाल दीजिएगा और फिर इस तरीके से मोटी मोटी सी इसकी स्ट्राइप कट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो 4 मोटी मोटी स्ट्राइप हैं चारों को काट लिया है। और इसके टॉप वाले पार्ट में अभी भी इतना टूथपेस्ट है कि 2 से 3 दिन आप इसको आराम से कर सकते हैं। अब इसको क्या करना है, किसी भी बर्तन में ना पानी डाल करके और इसको आग पे चढ़ा दीजिएगा। हल्का सा पानी गुनगुना हो जाए, मीन्स जो भी इसके अंदर टूथपेस्ट है वो निकल जाना चाहिए। निकलने के बाद ये इस तरीके से दूध की तरह दिखेगा। जब अच्छी तरीके से ये मिक्स हो जाए तब इसके अंदर कुछ कुछ चीज़ें ऐड करनी है। तो आप इसके अंदर बेकिंग सोडा ऐड करिएगा। ये भी एक क्लीनिंग एजेंट होता है जो कि बहुत अच्छी तरीके से क्लीनिंग करता है। इसके साथ यहाँ पे ना आप वाइट विनेगर भी डाल सकते हैं। दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद मैंने एक स्प्रे बॉटल में डाल दिया है और ये एक बहुत ही बेहतरीन सा क्लीनर बन करके रेडी है, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने किचन के स्लैब को साफ़ करने के लिए या फिर जो टाइल होता है उस पे भी मसाले या फिर तेल वगैरह के जो छींटे होते हैं वो उड़ करके चिपकते हैं। तो इससे ये बहुत अच्छी तरीके से साफ़ हो जाता है। इसके साथ ही आप अपना गैस स्टोव को भी इससे साफ़ कर सकते हैं। मॉड्यूलर किचन है तो उसमें ड्रॉर्स भी होंगे, तो ड्रॉर्स भी बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। तो इस
स्प्रे की हेल्प से ना आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ट्रस्ट मी। आप इसको ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि टूथपेस्ट हर कोई इस्तेमाल करता है और खाली होने के बाद हम उसको बिना रीयूज़ किए ऐसे ही फेंक देते हैं। ये दोनों चीज़ें इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं कि इससे ग्रीस, स्ट्रेन्स, डलनेस, स्मेल, हर तरीके की जो प्रॉब्लम होती है किचन के अंदर सब सॉल्व हो जाती है और आपकी किचन एकदम शीशे की तरह चमक जाती है। और यही नहीं, ये मल्टीपर्पज़ होता है। अगर आपके पास कोई भी सिल्वर की ज्वेलरी है तो वो भी साफ़ हो जाएगी। बाथरूम की टाइल्स भी साफ़ हो जाती है, जो भी दाग धब्बे होते हैं अच्छी तरीके से चले जाते हैं। अगर आपकी कढ़ाई बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है, जलने का दाग है, तो वो भी साफ़ हो जाता है। इसके साथ ही टैप, सिंक या फिर जो वाटर के स्ट्रेन्स होते हैं ना, वो भी चले जाते हैं। तो आप कब बना रही हैं ये मल्टीपर्पज़ क्लीनर, ज़रूर बताइएगा। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। देखिए, हम अपने वॉशरूम में इस तरीके के पेपर रोल का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इसको ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं ना, बिना किसी ऑर्गेनाइज़र के, तो इस टाइम पे नमी बहुत ज़्यादा होती है और नमी की वजह से ये भीग जाते हैं। भीगने के बाद ये सारे एक दूसरे में चिपक जाते हैं और बिल्कुल नुकसान हो जाते हैं ये। तो इसके लिए क्या करना है कि देखिए, इसके ऊपर ना एक प्लास्टिक की शीट होती है, आप उसको निकालिएगा नहीं। इसके अंदर एक कार्डबोर्ड की शीट होती है, मतलब रोल होता है, आप उसको निकाल लीजिएगा। और फिर इस तरीके से देखिए, आपके घर में डिस्पोजेबल जो डब्बे होते हैं वो ज़रूर होंगे, आप उसको रखिए और उसके अंदर डाल करके इसके मतलब इसकी जो लिड है ना, उसके अंदर आप एक होल कर दीजिएगा। होल करने के बाद इसका एक सिरा बाहर के साइड पे निकाल करके बंद कर दीजिएगा। अब इससे क्या होगा कि ये टिश्यू रोल ना बिल्कुल भी गीला नहीं होगा और काफ़ी लंबे टाइम तक चल जाएगा। अब बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। हम इस तरीके के प्लास्टिक के बहुत सारे बर्तन या फिर इस तरीके की बास्केट का इस्तेमाल करते हैं। जब इसको टाइम के साथ जब यूज़ करते रहते हैं तो ये गंदी भी होती हैं, वाइट वाइट से इसके ऊपर खारे पानी के निशान चढ़ जाते हैं, जो कि बिल्कुल अच्छे नहीं लगते देखने में। तो चलिए, इसको साफ़ करने का बहुत ही ईजी सा तरीका बताती हूँ। देखिए, आप अपने ना किचन में भी एक हार्पिक ज़रूर रखा करिए, क्योंकि ये टॉयलेट क्लीनर होता है, तो आप टॉयलेट वाला अलग रखिए, किचन वाला अलग रखिए। मैं तो हमेशा ऐसा ही करती हूँ। और किसी भी जूने पे थोड़ा सा लेकर के, अगर आपके हाथों में इरिटेशन होती है तो ग्लव्स ज़रूर पहन लीजिएगा। इसके बाद ना, जो भी प्लास्टिक का बर्तन है, इस तरीके की बास्केट है, मग है, टब है, उसको धोने में ये बहुत अच्छे से काम करता है। बिल्कुल लगाने के साथ ही जितनी भी गंदगी है ना, वो साफ़ होने लगती है। बट इसके साथ ही एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी कि ये एक ब्लीचिंग एजेंट होता है, जो कि आपके जितने भी खाने पीने वाले बर्तन होते हैं या फिर यूटेंसिल्स होते हैं, उसके ऊपर बिल्कुल भी इसका इस्तेमाल मत करिएगा, क्योंकि प्लास्टिक में केमिकल एब्जॉर्बेंट होता है, जो कि केमिकल को बहुत अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है। बाद में खाने में केमिकल कंटेमिनेशन जा सकता है और आपके स्किन को इरिटेशन हो सकती है, इससे आपके स्टमक में प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार तो ये बहुत ही ज़्यादा पॉइजनिक हो जाता है, तो इस बात का हमेशा आप ख्याल रखिएगा। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। सर्दी के दिनों में ब्रेड जैम, ब्रेड बटर बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब आप बटर को फ्रिज के अंदर रख दिए हैं और वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं आप? देखिए, दो तरीके बताऊंगी। सबसे पहले तो एक बाउल ले लीजिएगा, उसके अंदर ना खूब अच्छा गर्म पानी भर करके रख लीजिए। जब थोड़ी देर में एकदम आपका जो बाउल है वो गर्म हो जाए, तब पानी को फेंक करके और जो भी आपके पास बटर है उसके ऊपर उल्टा करके ढक दीजिएगा। 20 से 30 सेकेंड में बटर अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाता है। ऐसे में बटर पिघलता नहीं है, बस सॉफ्ट हो जाता है, फिर आप ब्रेड के ऊपर लगा सकते हैं। ये तो था पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको कद्दूकस में घिस भी सकते हैं। घिसने से भी ये अच्छी तरीके से निकलता है और अच्छी तरीके से ब्रेड के ऊपर स्प्रेड भी होता है। बच्चे तुरंत इसको खा सकते हैं अगर आपकी ब्रेड थोड़ी सी गर्म हो तो मैं तो हमेशा इस टिप को ट्राई करती हूँ और 100% इसके रिज़ल्ट्स होते हैं। देख सकते हैं आप कितनी अच्छी तरीके से ब्रेड बटर को एब्जॉर्ब कर ली है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। यूनिक कैसे है वो सब मैं आपको बताऊंगी। देखिए, सर्दी के दिनों में ना हम सभी लोग फूल गोभी की सब्ज़ी खाते हैं,
बट इसके मतलब 2-3 मजबूत फ़ायदे मैं आपको बताऊंगी, जो कि एक फ़ैशन हैक नहीं है, दरअसल एक साइंटिफिक लॉजिक भी है इसके साथ। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे। देखिए, सबसे पहले तो आपको ना जितने भी इसके एक्स्ट्रा लीव्स हैं उसको तोड़ लीजिएगा। तोड़ने के बाद इसके ऊपर ना सरसों का तेल गिराना है। तो यहाँ पे अच्छी मात्रा में आप इसके ऊपर लगाइएगा, मतलब इसके ऊपर ना एक पतली सी लेयर चढ़नी चाहिए। सरसों का तेल लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये एक नेचुरल इंसेक्ट रिपेलेंट होता है और ये एंटी माइक्रोबियल भी होता है। तो इसको बढ़िया से चारों तरफ इसके ऊपर लगाना है। देखिए, फूल गोभी एक ऐसी सब्ज़ी है ना जो मतलब हर जगह एक्सपोज़र होती है, जैसे कि खेत में, मिट्टी में, पानी में, हर जगह इसका एक्सपोज़र होता है। तो इसके ऊपर ना बहुत सारे बैक्टीरियाज़ भी होते हैं। और आपने देखा होगा कि अभी तो सर्दी का टाइम है, तो गोभी अच्छी आ रही है, बिल्कुल भी इसके अंदर कीड़े नहीं होते हैं। बट थोड़ा सा मतलब ऑड सीजन में आप लेते हैं तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा कीड़े होते हैं। कीड़े अंडे वगैरह भी इसके अंदर दे देते हैं। तो इसके लिए भी ये वाली टिप बहुत ज़्यादा काम आती है। इसके साथ ही अगर आप इसके टेस्ट को इन्हांस करना चाहते हैं, जैसे कि कई लोग तंदूरी गोभी भी बनाते हैं, तो इस तरीके से अगर आप सेक के बनाते हैं ना, तो इसका टेक्सचर और इसका टेस्ट दोनों ही चेंज हो जाता है। तो ये जो टिप है ये कई तरीके से काम करती है, साइंटिफिक भी इसके रीज़न्स हैं जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये टिप आप अगर आपको यूनिक लगी है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगी है, तो नीचे कमेंट सेक्शन भी होता है, ज़रूर अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर करिएगा। और आप भी अगली बार जब भी गोभी बनाइएगा ये सेम ट्रिक ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और हाँ, कई लोग ना इसको उबाल करके, जैसे कि विनेगर सॉल्ट में इसको सोक कर देते हैं, इसके बाद बनाते हैं। पर मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि जो सरसों का तेल है वो बहुत ही ज़्यादा क्विक और विंटर फ्रेंडली है, सो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप के तरफ। जब कभी भी आप नॉन स्टिक के बर्तन को यूज़ करते हैं, टाइम के साथ आपने देखा होगा कि इसका जो बैक साइड है, जैसे कि आपने इसमें कुछ फ्राई किया तो बहुत ज़्यादा डर्टी हो जाता है, जो कि बहुत ज़िद्दी होता है, बिल्कुल भी ये रिमूव नहीं होता। तो इसको रिमूव करने के लिए ना आप इसके बॉटम पे नमक डाल सकते हैं, थोड़ा सा विनेगर, और 10-15 मिनट छोड़ करके अच्छी तरीके से आप इसको धीरे धीरे रब करिए। आप देखेंगे कि थोड़ा टाइम तो ज़रूर लगेगा, बट इसके ऊपर जो भी ब्लैक स्पॉट्स पड़े हुए हैं वो थोड़े थोड़े ना साफ़ होते हुए नज़र आएंगे। तो आप हफ्ते में 1-2 बार इस टिप को अगर मतलब यूज़ करते हैं या फिर आप दोहराते हैं, तो आप देखेंगे कि जो भी नॉन स्टिक पैन के पीछे की गंदगी है ना वो अच्छी तरीके से साफ़ हो जाती है। अब देख लेते हैं अगली टिप। चूँकि जो अभी प्याज आ रही है ना, आपने देखा होगा कि उसमें शूट्स बहुत जल्दी आ जाते हैं, जो कि बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अगर आप सब्जी बना रहे हैं तब के लिए तो ठीक है, बट अगर आप सैलेड के तौर पे इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो चलिए मैं बताती हूँ। अगर आप ढेर सारी प्याज ला करके रख दिए हैं और सबके साथ ऐसी दिक्कत आ रही है, तो ला करके सबसे पहले आपको क्या करना है कि देखिए, जो रूट वाला पार्ट होता है ना, जो नीचे होता है, वहीं से ये जमना शुरू होती है। क्योंकि अभी मौसम भी है ना प्याज के जमने का, इसलिए ये प्रॉब्लम होती है। तो आप क्या करिए कि एक एक प्याज को उठाइए और जो भी इसके रूट्स वाला पार्ट है ना, वहाँ पे आप इसको सेकिए अच्छी तरीके से। तो जो भी इसके मतलब रूट्स हैं वो डेड हो जाते हैं और फिर ये ना जमने में थोड़ा सा टाइम लगाते हैं, मतलब 1 महीना तक आराम से रह जाती है प्याज, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होती और जमती भी नहीं है। तो आप आधा किलो 1 किलो ले आ रहे हैं ना, तो ये वाली टिप ज़रूर यूज़ करिएगा, 101% ये काम करती है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी, आपने खूब इंजॉय किया है या फिर आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड ऑन हुई है ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी हिट करिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलेगा और आप हमारी वीडियो को मिस नहीं करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।